कैसे ये पोर्चुगल आ सकता है? जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है। कैसे आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं? टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद क्या हम इलीगल रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे वहाँ के? कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं? हालांकि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें फ्रेश पर्सन के लिए वीज़ा पाना आसान होता है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। पोर्चुगल कैसे जा सकते हैं। मैं आपके साथ अविनाश को लेके आया हूँ। ये एक बहुत ही यंग बच्चा है और आपकी जैसे इसका भी एक ड्रीम है पोर्चुगल आने का, और हम यूट्यूब के जरिए ही एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। तो अविनाश के बहुत सारे क्वेश्चंस से पोर्चुगल से रिलेटेड, कैसे ये पोर्चुगल आ सकता है, किन किन तरह के डॉक्यूमेंट्स की इसको जरूरत होती है, कौन से शेंगेन वीजा इसको अप्लाई करना चाहिए, कैसे आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को आप पूरा देखना, और ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी अगर आप भी किसी भी शेंगेन कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अविनाश, थोड़ा सा बताइए आपके बारे में पहले। सब मेरा नाम अविनाश है और बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। मेरी प्रोफाइल आईटी की है और मैं अभी कॉलेज कर ही रहा हूँ, तो मेरा कॉलेज का सेकेंड ईयर है। और मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग करता हूँ। कॉलेज भी, ओके। अपनी स्टडीज़ भी मैनेज करना, डिजिटल मार्केटिंग में फ्रीलांसिंग भी करना। और जो मेरे फादर हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो रिटायर्ड ओके। गवर्नमेंट ऑफिशियल है। मेरा प्लान है ऑलराइट। कि आपको देख के मैं बेसिक इंस्पायर हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं भी आऊँ और वहाँ पे जॉब वगैरह से रिलेटेड चीज़ें देखूँ, एक्सपीरियंस करूँ वो कंट्री को। सो सो गाइस, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी अविनाश की जो प्रोफाइल है बिल्कुल फ्रेश प्रोफाइल है। इनके पास एक पासपोर्ट है, वो फ्रेश है बिल्कुल, कोई इनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और इन्होंने अपना अपने बारे में आप लोगों को बता दिया है कि क्या इनकी प्रोफाइल है। ये एक एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं। इनके जो फादर है वो रिटायर्ड है। अब एक इस तरह की प्रोफाइल के आई थिंक इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों का यही एक ड्रीम होता है कि वो किसी भी तरह शेंगेन कंट्रीज में पहुंच जाए, या फिर वो पोर्चुगल पहुंच जाए और यहाँ पर आकर वो अपने पेपर्स अप्लाई करे और यहाँ के टीआरसी ले, यहाँ पर काम करे, और यहाँ का पासपोर्ट भी ले सकता है, या फिर यहाँ पर टीआरसी लेके किसी भी और शेंगेन कंट्रीज में मूव होके और वहां पर वो काम भी कर सकता है। तो आपको इसकी डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए अविनाश, सबसे पहले आपका क्वेश्चन था, और आई थिंक मैं रिपीट कर देता हूं कि आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल को बना सकते हैं कि आपको वीजा मिलने के चांसेस ज्यादा बने, या फिर आपका इस प्रोफाइल पे आपका पहला स्टेप क्या है। देखिए, पहला स्टेप आपका यही है कि आप अपनी प्रोफाइल को अच्छा बनाएं, और आप शेंगेन किसी भी कंट्री का आप वीजा अप्लाई करें। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो उस समय का लेटेस्ट ट्रेंड को देखिए कि इस समय 27 कंट्रीज है अभी, उनमें से कौन सी कंट्री की वीजा सक्सेस रेट इस समय ज्यादा है जब आप वीजा अप्लाई करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, आई थिंक ये मेरा पर्सनल मानना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री का सिलेक्शन करना है और फिर उस कंट्री से वीजा अप्लाई करना है। लेकिन वीजा अप्लाई करने से पहले आपको एटलीस्ट 5 to 6 months अपनी प्रोफाइल के ऊपर आप लोगों को काम करना है। और वो क्या काम करना है, सबसे पहले आपको एक माइंड मेकअप करना है कि चले फाइनली मुझे इस कंट्री में जाना है, XYZ एनी कंट्री। आप फ्रांस ले लीजिए, पोर्चुगल ले लीजिए, या नीदरलैंड्स ले लीजिए, जर्मनी ले लीजिए, जहां आपको जाना है उसका माइंड आपने पहले आप एक कंफर्म हो जाइए कि मेरे को यही जाना है। उसके बाद में आपको अपनी प्रोफाइल देखनी है कि जो भी प्रोफाइल है आपकी ऑनेस्ट प्रोफाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी सैलरी 30,000 आती है, मैंने अभी वीडियो बना के डाला हुआ है जिसकी 35,000 सैलरी थी, और उसकी सिर्फ एक थाईलैंड की ट्रैवल हिस्ट्री थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देखना। उसको भी शेंगेन वीजा मिला है, वो अभी पोर्चुगल में है और यहाँ पर अपने पेपर्स वो अप्लाई कर सकता है। तो अगर वो कर सकता है तो आप सब लोग भी कर सकते हैं। तो नेगेटिव होने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब आपको इसके लिए क्या करना है, आपने पहले एक कंट्री का सिलेक्शन कर लिया, फिर आपको अपनी प्रोफाइल पे काम करना है। प्रोफाइल में क्या काम करना है कि एक तो आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छा बनाना है, दूसरा आपको अपना ITR अच्छा बनाना। अच्छा का मतलब जो है वो ही रहेगा, लेकिन
जैसे आपको ये दिखाना है कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपीज आती है, तो इस एक महीने में आपने कितने रुपीस की सेविंग्स करी। मान लीजिए आपने 10,000 का एक्सपेंसेस कर दिए और 20,000 रुपए आपने सेविंग कर ली। नेक्स्ट मंथ सेम सैलरी आई आपकी, फिर आपने 20,000 बचाए और 10,000 खर्च किए। जो खर्च किए वो उसी अकाउंट से कीजिए आप, और उस अकाउंट में कोई और ट्रांजेक्शन मत होने दीजिए, तो आपका बैंक स्टेटमेंट एकदम क्लियर रहेगा। और अगर आप लोग जॉब करते हैं तो आपको फॉर्म 16 मिलेगा, तो वो आप रखिएगा। और अगर आप अपना फ्रीलांसर हो या अपना काम करते हो तो आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आपका आईटीआर और आपका बैंक स्टेटमेंट ये दोनों मैच करने चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर ये मैच करेंगे तो आपको वीजा मिलने में बहुत आसानी होगी और आपको वीजा मिलने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। उसके बाद में क्या करना, आपने इन दो चीजों पे काम कर लिया, कुछ आपने अपनी सेविंग्स भी कर ली, और मैं ये भी रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कुछ एक दो कंट्रीज को आप ट्रेवल भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश प्रोफाइल पे अप्लाई ना करना चाहे, वैसे आप ट्राई करना चाहे तब भी कर सकते हैं। मैंने फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीडियो बना रखी है। फ्रांस के वीजा पे बंदा यहाँ पर आया हुआ है, बिल्कुल उसका फ्रेश पासपोर्ट था, उसको भी वीजा मिला है। लेकिन वो ये है कि थोड़ा सा सक्सेस रेशियो मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। वो एक लक फैक्टर भी वहां पे काम करता है, डिपेंड करता है उस समय कि जो वीजा ऑफिसर है उसको आपके प्रोफाइल को देख के क्या डिसाइड करता है। सो ये मेरा हो गया, आपका कहना हो गया कि पहला हो गया आपका बैंक स्टेटमेंट में काम कीजिए, दूसरा आपका आईटीआर हो गया। उसके बाद में आपको अगर थोड़ी सी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। और मान लीजिए जैसे आप प्लान कर रहे हैं कि मुझे 10 दिन का वीजा लेना है, तो 10 दिन के वीजा के हिसाब से उस कंट्री में जब आप जा रहे हैं तो आप ज्यादा ना तो मान लीजिए 100 यूरो पर डे के हिसाब से आप ले लीजिए। तो 10 दिन के हिसाब से आपके पास इतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। इतने का मतलब ये हो गया 10 मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 लाइक 1000 यूरोज हो गए। अब अगर आपके पास 1000 यूरो ही नहीं होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए 2000 यूरो या फिर 2500 यूरो के आसपास। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 1000 यूरो होता है और तो आप घूमने नहीं, जो बंदा घूमने जाता है वो पूरे पैसे अपना खर्च नहीं करता है। जब अगर आप मेरे पास 2500 यूरो है तो मैं सोचूंगा 300 400 500 या 1000 यूरो की के हॉलीडेज पे जाने के लिए। तो आप इस तरह से थोड़ा सा एक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, इस तरह से कैलकुलेशन करके आप अपने अकाउंट में बैलेंस रख सकते हैं। और फिर आपको सिंपल तरीके से आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बनानी है, ऑनेस्ट वाली। कोई आप लोगों को पेड फ्लाइट टिकट और पेड होटल बुकिंग देने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंट्री आपसे ये नहीं मांगती है, और कोई भी कंट्री ये भी आपको पेड देने, अगर आपने पेड फ्लाइट टिकट और होटल बुकिंग लगाई है तो मुझे नहीं लगता कि इसको देख के आपको वीजा मिलेगा। वीजा आपकी प्रोफाइल को देख के मिलेगा। और एक होता है कवर लेटर जिसमें आप अपनी ट्रिप को एक्सप्लेन करते हो। एक होता है ट्रेवल आइटनरी जिसमें आप बताते हो कि आप कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है आपका शेंगन वीजा अप्लाई करने का। बताइए अविनाश, इसके अलावा क्या सवाल, क्या क्वेश्चन है आपके? मेरा सवाल है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें फ्रेश पर्सन के लिए वीज़ा पाना आसान होता है? देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा है, मैंने सुना है, मेरे हिसाब से जो फ्रेश पासपोर्ट पे जो कंट्रीज वीजा देने के चांसेस जिनके ज्यादा है वो है आपका नीदरलैंड्स, आपका फ्रांस, और आई वुड से आप किसी भी इनमें लातविया और इन जो स्मॉल कंट्रीज है आप वहां पे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव हूँ, और फिनलैंड भी ट्राई कर सकते हैं आप। सो आप फिनलैंड एंड नीदरलैंड्स एंड फ्रांस, इस पे मैं काफी हद तक पॉजिटिव हूँ। मुझे लग रहा है कि फ्रेश पासपोर्ट पे ये कंट्रीज वीजा दे सकती है। ओके। वन मोर थिंग कि टूरिस्ट वीज़ा एक्सपायर होने के बाद क्या हम इलीगल रेजिडेंट नहीं हो जाएंगे वहाँ के? तो वो उस चीज़ को कैसे नहीं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, हर कंट्री का एक अपना कानून होता है। अगर पोर्चुगल के बारे में अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए आपका वीजा एक दिन का भी बचा हुआ है और आप पोर्चुगल में एंटर हो गए हैं, तो फिर आप इनलीगल यहाँ पर नहीं होते हैं। यहाँ पर आप आए, अगर वीजा पे आए तो आपकी लीगल एंट्री हो गई है। अब आप यहाँ पहुंचते ही आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए हैं, तो फिर आप इनलीगल नहीं होते हैं। आप यहाँ पर आप लीगल होते हैं। यहाँ पर आपको अंडर द टेबल
काम करने की भी जरूरत नहीं है, आपको भी काम करने का अधिकार मिलता है यहाँ पर। आप खुलेआम घूम सकते हैं, आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और आपको एज ए लीगल मतलब आप हो जाते हो यहाँ पे, इनलीगल नहीं होते हो आप, अगर आप पेपर सप्लाई कर देते हैं, एटलीस्ट इन पोर्चुगल में। बाकी कंट्रीज का मुझे ज्यादा पता नहीं है। वन मोर थिंग कि हमको एज अ स्टूडेंट मैंने पूछा था, तो एक जैसे मेरे फादर के डिपेंडेंसी पे हम दो भाई हैं, हम दो भाई आना चाहते हैं। सो उसका क्या प्रोसेस है? मतलब फादर की डिपेंडेंसी पे आ सकते हैं या कोई ज़्यादा ही स्पेशल फंड्स दिखाने पड़ेंगे, या क्या प्रोसेस क्या है, या एग्जैक्टली सेम ही है जैसा आपने बताया? मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डिपेंडेंट मत बनिए, क्योंकि आपके फादर ऑलरेडी रिटायर्ड है। और आपकी एज के हिसाब से आप अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, अगर आप काम कर रहे हैं या एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल के बारे में आप पॉजिटिव रहिए और आप उसी को अच्छा बनाइए, और उसी प्रोफाइल से आपको वीजा मिल जाएगा। आप जितने ज्यादा ऑनेस्ट रहेंगे वीजा ऑफिसर के साथ में, मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपके वीजा लेने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। जब हम खुद ही डरे होते हैं, अगर वीजा अप्लाई करते समय उन्होंने 3 चीज मांगी और हमने 10 चीज उनको दे दी, आपने प्रॉपर्टी के पेपर दे दिए, आपने ये दे दिया, आपने वो दे दिया, सीए रिपोर्ट दे दी, हमने पता नहीं क्या क्या लगा दिया, तो वीजा ऑफिसर पहले खुद ही समझ जाता है कि भाई ये इतना सब कुछ क्यों डरा हुआ है, इसको मतलब ये वापस नहीं आना चाहता, इसके इंटेंशंस मतलब ठीक नहीं है। ऐसा मेरा सोचना है। मैंने तो केसेस देखे हैं, और मेरे हाथ से मैंने जो फ्रांस वाला वीजा उसके डॉक्यूमेंट्स भी मैंने अप्लाई किए थे, तो मुझे आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव कि अगर आप ऑनेस्ट तरीके से अपनी प्रोफाइल पे काम करके 3-4 महीने, और अगर आप उसको वीजा अप्लाई करते हैं, तो आपको वीजा जरूर मिल सकता है। मेरा एक और क्वेश्चन है कि डोंकी जो करके आते हैं लोग और जो टूरिस्ट वीज़ा पे आते हैं, उनमें फ़र्क क्या होता है फिर? देखिए, फर्क ये होता है कि डोंकी और टूरिस्ट वीजा में सबसे पहले फर्क ये है कि अगर आप वीजा लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप लैंड हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में आप घूम सकते हैं, आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और आप वीजा लेके अगर पोर्चुगल में, मतलब आप किसी भी शेंगेन कंट्री में अगर आपने वीजा से एंट्री करी है और उनके सिस्टम में अपडेट हो गया, जैसे आप एंट्री करते हैं तो इमिग्रेशन होता है तो अपडेट हो जाता है कि आपने इस डेट को शेंगेन एरिया में एंट्री ले ली है, तो अब अगर आप पोर्चुगल आके अपनी फाइल और अपने पेपर्स अप्लाई करते हैं, तो आप वो एज ए लीगल काउंट होंगे, और आपको 6 टैक्स पे आप एलिजिबल हो जाते हैं टीआरसी कार्ड लेने के लिए। इनलीगल का ये होता है कि अगर आप डोंकी मार के आते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपको बहुत सारे अलग अलग जो रूट्स चल रहे हैं, रास्ते चल रहे हैं, बड़ी मुश्किलें आती है, वो इतना आसान नहीं होता है। और वो आपको पता है, नाम से ही पता है डोंकी मतलब वो इलीगल तरीका है, तो इसके तो बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो पहली बात तो सेफ नहीं है, टूरिस्ट वीजा इतना सेफ होता है, आपको वहाँ की गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है कि आप उनके देश में आ सकते हैं, तो वो एक सही तरीका है। इन डोंकी वाला गलत तरीका है, उसमें काफी रिस्क होती है, कहीं भी पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट होने के चांसेस होते हैं। प्लस आप डायरेक्टली उस कंट्री में एंट्री नहीं कर सकते, जो भी रूट्स पता नहीं कहाँ कहाँ से वो घुमा के लेके आते हैं जो एजेंट्स होते हैं, तो आप उस तरीके से आते हैं। लेकिन उसमें भी एक ये है कि आप किसी भी तरीके से अगर आप पोर्चुगल पहुंच जाते हो, इवन आप डोंकी मार के भी अगर पोर्चुगल पहुंच जाते हो और वहां पे आके आप पेपर अप्लाई करते हो, तो आप भी वहां पर रह सकते हैं। आपको भी जैसे वीजा वाले को सेम राइट्स मिले हैं, वैसे ही उतने ही राइट्स आपको भी मिलते हैं। बस इतना सा फर्क है कि यहाँ पर आपको 12 टैक्स पे करने होंगे, तब आप टीआरसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जो वीजा पे आते हैं उसको 6 टैक्स, और बाकी कोई फर्क नहीं है। और एक फाइनल क्वेश्चन है मेरे पास कि हम लीगल एंट्री की बात कर रहे हैं, असल में लीगल एंट्री है क्या? थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर हम पोर्चुगल की बात करते हैं, तो लीगल एंट्री यही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, कि जब आप वीजा, किसी भी कंट्री का वीजा लेके आप शेंगेन एरिया में आते हैं और फिर आप पोर्चुगल आ जाते हैं, तो ये आपकी एक तो लीगल एंट्री काउंट होती है। एक लीगल एंट्री वो भी होती है जब आप पोर्चुगल में आते हैं और सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करते हैं उसको भी लीगल एंट्री कहते हैं। वो क्या होता है कि जब आप पहली बार पोर्चुगल आएंगे और किसी भी होटल या हॉस्टल में स्टे करते हैं,
तो वहाँ पर वो आपको एक पेपर देते हैं जो कि यहाँ की गवर्नमेंट को वो होटल वाला इन्फॉर्म करेगा कि आप पोर्चुगल पहुंच चुके हो, आपका पासपोर्ट नंबर ये है, आपके सारी डिटेल्स वो, तो उसको भी एज ए लीगल एंट्री का एक पेपर होता है, वो आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको भी लीगल एंट्री कहते हैं। लेकिन लीगल जो आना है उसको, उसका मतलब ये हो गया कि आप वीजा लेके जो आते हैं वो लीगल एंट्री काउंट होती है। इनलीगल वो काउंट होता है जो विदाउट वीजा किसी भी तरीके से आप पोर्चुगल पहुंच जाते हो, यहाँ आके वो सेम हो जाता है और उसके बाद में सिर्फ आपको टैक्सेस का फर्क है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि वहाँ पे आने के लिए जैसे जॉब्स की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, जैसे आपने बताया। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी जो बेसिक स्किल्स हैं उनकी हम पहले से ही तैयारी करें या उनको और सुधारें ताकि वहाँ पे आके हमको किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। आई थिंक अगर आप आने से पहले जैसे आप अपनी प्रोफाइल पे आप लोग काम करते हैं कि हमें 6 मंथ्स लगेंगे, या फिर मान लीजिए आप 1 ईयर बाद में आप प्लान कर रहे हैं या 6 मंथ्स बाद में आप आने का प्लान कर रहे हैं, तो उस टाइम के बीच में आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप अपने आप पे भी काम कर सकते हैं। आप अगर कोई एज ए स्किल्ड वर्कर आप यहाँ पर आते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी भी आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या फिर आपको जैसे कुछ अपना हाथ का काम आता है, आप एक बार्बर हो, बार्बर से रिलेटेड आपको काम आता है, हेयर कट से रिलेटेड, या और भी जो भी उसमें काम होता है, या प्लम्बिंग से रिलेटेड आता है, या फिर किसी आप जैसे होटल इंडस्ट्री में आप पहले से काम कर चुके हो, वो एक्सपीरियंस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो आप पहले ही सर्च कर सकते हो जॉब्स की, वहां पर कितनी अपॉर्चुनिटीज है, क्या आप नया सीख सकते हो। नया सीखने का यही है कि अगर आप कुछ ऐसा सीख के आते हैं जिसमें आपका हुनर होता है, जैसे आपने कोई डिप्लोमा कर लिया इंडिया में आने से पहले, देखा कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे बार्बर शॉप्स में काफी अपॉर्चुनिटीज होती, तो आपने उससे रिलेटेड कुछ काम कर लिया, ब्यूटिशियन से रिलेटेड कुछ काम कर लिया, या प्लम्बिंग से रिलेटेड कुछ कर लिया, या वेल्डर से रिलेटेड कुछ कर लिया। अगर उस तरह का आप करके आते हो तो फिर आपके चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा उस फील्ड से एक्सपीरियंस से रिलेटेड बंदे को लेना चाहता है, बजाय एज ए फ्रेशर के। जो फ्रेशर्स के लिए जो जॉब बचती है, बची कुची जो जॉब्स होती है, जैसे आपने फार्मिंग में ले ली जो मेहनत वाला काम होता है, या फिर रेस्टोरेंट्स में ले ली। अब रेस्टोरेंट में भी वो देते हैं तो आपको वो वाला काम देंगे एज ए हेल्पर का काम। अगर आप पहले से आप कोई शेफ का काम करके आते हैं, या कोई होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई डिप्लोमा करके आते हैं, तो फिर आपको एज ए शेफ काम मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें सैलरी भी अच्छी होती है। तो इसी तरह से सब लोग अपनी अपनी फील्ड में देख सकते हैं। जब आप वहां पे रह रहे हैं तो वहां पे आप पोर्चुगीज भी सीख सकते हैं, वो भी आपकी यहाँ पे काफी हेल्प करेगा, क्योंकि हर कोई बंदा यहाँ पर चाहेगा अगर आपको एक वहाँ की लैंग्वेज आती है, प्लस आपके पास उस फील्ड का एक्सपीरियंस है, तो आपके चांसेस उस जॉब को पाने के बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू जो दूसरा बंदा फ्रेशर है जिसको कुछ भी नहीं आता। तो ये आप बैकग्राउंड की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के लिए था। आई एम सॉरी मैं पूरा बोल नहीं पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि जब हम स्किल्स वगैरह सीख रहे हैं तो क्या पोर्टुगीज उनकी ऑफिशियल ओरिजिन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है कि हम इंग्लिश से भी हमारा काम चल जाएगा? पोर्चुगीज यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है और सारे लोग यहाँ पे पोर्चुगीज बोलते हैं, तो वो तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में या जॉब पाने जाते हैं तो वो आपसे पोर्चुगीज में ही बात करते हैं। लेकिन अगर नहीं आती है पोर्चुगीज तो क्या आपका काम चल सकता है? हाँ, बिल्कुल चल सकता है। मेरे को कुछ भी पोर्चुगीज नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन तब भी काम कर रहा हूँ। मैंने तो सीख भी नहीं रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी आई थिंक ये पोर्चुगल की मुझे एक नेगेटिव चीज लगती है कि यहाँ के लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि हम पोर्चुगीज सीखे, ये लोग इंग्लिश नहीं सीखना चाहते, या फिर इनको आती है तब भी ये बोलना नहीं चाहते। तो वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। मुझे लगता है कि इंग्लिश ना उनकी है ना मेरी है, इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, और उनको पोर्चुगल को इंग्लिश को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल्स में भी इनकी जो इंग्लिश है वो बच्चों में काफी लेट सिखाई जाती है। आई थिंक उसको भी पहले करना चाहिए, क्योंकि ये
आपके बंदों को सबको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, आप हर किसी से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश को इनको और बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हाँ, पोर्चुगल का यहाँ पर इस लैंग्वेज का रोल यहाँ पर ज़्यादा है। अभी डिपेंड करता है आपके बिज़नेस से रिलेटेड। मेरा काम ऑनलाइन का है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता कि मैं सीखूँगा, या हो सकता है बाद में सीख लूँ, लेकिन मेरी नीड नहीं होती। मैं कहीं जाता हूँ तो मैं इंग्लिश में ही बोलता हूँ, मैं मना करता हूँ, मुझे नहीं आती। हालाँकि कहीं-कहीं मुझे सरकारी ऑफ़िसेज़ में चैलेंजेस आते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं। अब ऑल्सो इट डिपेंड्स कि सामने वाला बंदा कैसा है। मैंने काफ़ी बार ये देखा है कि जब मैंने उनसे कोई सवाल किया, तो उन्होंने पोर्चुगीज़ में आंसर दे दिया। मुझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। लेकिन जब उनको कुछ पूछना होता है तो देन दे स्पीक इंग्लिश। तो इसका मतलब उनको इंग्लिश आती है, बट वो बोलना नहीं चाहते। तो इट्स बेटर कि आप पोर्चुगीज़ वहाँ से सीख के आए, नहीं तो यहाँ पर आकर सीख सकते हैं। यहाँ पर भी फ्री में पोर्चुगीज़ की क्लासेस चलती है। फॉर्म मैं भी लेके आया हूँ। मैंने फिल नहीं किया अभी, मैं करके उसको डिपॉज़िट करवाऊँगा। तो आप यहाँ पर आकर भी फ्री में पोर्चुगीज़ सीख सकते हैं। लेकिन वहाँ से सीख कर आएँगे तो आपको जॉब मिलने में थोड़ा-सा आसानी होगी, क्योंकि आप पोर्चुगीज़ अगर उस बंदे को बता दोगे थोड़ा-सा कि हाँ जी, मेरे को पोर्चुगीज़ आती है, तो आपके चांसेस वाक़ई में बढ़ जाएँगे। और और सर बताइए? एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि जो लोग समझ में आ रहे हैं, जैसे आपने पहले बता रखा है कि पोर्चुगल एक टूरिस्ट कंट्री है, वहाँ यूजुअली लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। सो मुझे ये बताइए कि जो लोग समझ में आ रहे हैं उनके लिए तो जॉब्स अवेलेबल रहेंगी, बट जो लोग विंटर्स में आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या विंटर्स में भी जॉब्स अवेलेबल है, कि बहुत ज़्यादा एकदम सूखा पड़ जाता है और कोई रहता नहीं वहाँ पे, जॉब नहीं मिलती, लोगों को बाहर रहना पड़ता है नॉल? देखो यार, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी। प्रॉब्लम ये है कि आप ये मानिए कि जैसे मान लीजिए एक पोर्चुगल एक कंट्री है, इसकी एक कैपेसिटी है। जैसे एक घर की कैपेसिटी होती है, मान लीजिए एक घर में 5 लोग आराम से रह सकते हैं। उसी घर में अगर हम 10, 15 या 20 लोग डाल दें तो आप सोच के देखिए कि क्या हालत हो जाती है। मतलब कहने का मतलब वही है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर लिमिटेड है, क्योंकि एक तो ये इसकी इकोनॉमी जो है टूरिस्ट ड्रिवन है, ज़्यादातर टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। तो जब सीजन आता है तो रेस्टोरेंट्स भी खुल जाते हैं, टूरिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं, तो काफी सारी जॉब्स ओपन हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा आए हुए हैं। सिर्फ इंडिया से ही नहीं आते, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और बाकी एशियन कंट्रीज, इस तरफ से ब्राजील, अंगोला, उधर से भी बहुत सारे लोग आते हैं। और बाकी जो भी कंट्रीज, आई थिंक हर कंट्री से लोग आते हैं, सबको पता है। बहुत सारे लोग जो दूसरी शेनेगन कंट्रीज में रहते हैं वो भी यहाँ पर पेपर सप्लाई करने के लिए आते हैं। यूके में पेपर्स नहीं मिल रहे, वहां से भी लोग आते हैं। तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो डिमांड और सप्लाई का जो रेशो होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती जितनी सप्लाई आ गई लोगों की। तो इसलिए जॉब्स मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए अगर आपके पास पहले से कुछ है और एक्सपीरियंस है, आपको लैंग्वेज का एडवांटेज मिल सकता है, अगर और एक्सपीरियंस का एडवांटेज मिलता है, तो फिर आपको जॉब्स मिलने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। लेकिन तब भी अगर आप मेहनत करते हैं तो ऐसा नहीं कि जॉब नहीं मिलती है, तब भी मिल जाती है। लेकिन आउट ऑफ द सीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय फ्री हो जाते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले सारे लोगों को निकाल देते हैं, होटल वाले लोगों को निकाल देते हैं, क्योंकि उनका 6 महीने तक कोई बिजनेस नहीं चलता। तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और आपको पता है फार्मिंग का काम भी सीजनल काम होता है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर चलता है। वेजिटेबल से रिलेटेड जो काम होता है वो थ्रू आउट द ईयर चलता है, लेकिन बाकी कोई भी और जो फसल से रिलेटेड या कोई और फ्रूट से रिलेटेड है तो वो उसमें भी बीच बीच में गैप आता है। तो इसलिए जॉब्स के चैलेंजेस आते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरे क्वेश्चंस ख़त्म हो गया। अब पार्ट 2 के लिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है कि वहाँ जाने के बाद क्या क्या होगा। सो ओके, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो गाइस, ये थोड़ा सा आप लोगों को हमने जो बेसिक क्वेश्चंस थे जो अविनाश के दिमाग में आए या मेरी उस समय समझ में आए, मैंने उन सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों के इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, और आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस। बाकी आगे आप लोगों के लिए और नई नई इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मिलेंगे आप लोगों से एक और नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्ते फ्रॉम पोर्चुगल। बाय बाय।